Hello students, how are you? Once again welcome back in my physics class। और आज की क्लास में मैं आपको नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, राइट। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करूं, इसमें बेसिक आइडिया कहाँ का है। गैसियस लॉज हैं जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गे-ल्यूजैक्स लॉ। इन रूल को यूज करके फिर हम आइडियल गैस इक्वेशन प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद फिर आइडियल गैस का कॉन्सेप्ट होगा। क्या है आइडियल गैस, उसकी काइनेटिक थ्योरी क्या है, मॉलिक्यूल्स का मोशन है, टेम्परेचर है, वेलोसिटी है, और ऐसे करते हुए फिर हम आपको फॉर्मूला फॉर द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस तक ले चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं शुरू कर रहा हूं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और जिसका पहला टॉपिक होगा हमारा बॉयल्स लॉ। यस, ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है सीधे से। बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द बॉयल्स लॉ। और इसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स में आप समझ ही चुके हैं कि अगर हम इस गैस का प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो पिस्टन नीचे आएगा ना, और जब नीचे आएगा तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, इस वॉल्यूम से यहां पहुंच गया, कम हो गया। यानी ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीजेस। ये तो दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। एक कंडीशन दी है, प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रहे, लेकिन अगर हम नीचे से हीट प्रोवाइड करते रहे, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख रहे हैं, समझा रहा हूं, तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर एनर्जी बढ़ जाएगी। तो अगर ये एनर्जी आपके प्रेशर से ज्यादा होगी तो फिर ये नीचे नहीं आएगा, इससे नीचे नहीं आएगा, प्रेशर नीचे का ज्यादा हो जाएगा, राइट। तो इस कंडीशन में फिर ये जस्टिफाई नहीं होगा कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। तो इसलिए कहा गया है कि टेम्परेचर should remain constant. This is the condition for the Boyle's law. तो क्या है, कहते हैं V proportional 1 by P, right? V proportional 1 by P। ये हो गया। या आप कह सकते हैं P V is equal to कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट क्या है, K। P इज इक्वल टू कांस्टेंट K। अब K हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर P इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये K हमारा जो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, तो सबसे पहली बात यह है कि K की वैल्यू P और V किस यूनिट पे लिए गए उसके ऊपर डिपेंड करेगी। भाई एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, अलग अलग सिस्टम है, तो के की वैल्यू वेरी करती रहेगी, पहली बात। दूसरी चीज, द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन द मास, राइट। एंड नंबर 3, द वैल्यू ऑफ द के डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। अब आपके टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगी, तो मैंने कहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस लेंगे तो के की वैल्यू अलग होगी। अगर यही पी इज कांस्टेंट 20 डिग्री पे परफॉर्म किया जा रहा है तो K की वैल्यू अलग होगी। तो कहने का मतलब द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट K डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द गैस, टेम्परेचर ऑफ द गैस एंड द यूनिट्स फॉर द प्रेशर एंड वॉल्यूम, राइट। तो दिस इज योर बॉयल्स लॉ। अब एक चीज और देखिए, क्या कहते हैं कि अगर हम ग्राफ खींचे तो ग्राफ किसके किसके बीच में खींचेंगे, P और V, ठीक है। When we plot a graph between P and V, तो स्टूडेंट देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे ही तो आएगा। मैंने पहले बताया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है।
प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा, या प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, उल्टा जो भी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो P और V के बीच का ग्राफ हो गया। अच्छा, अगर यही ग्राफ हम P और 1/V के बीच में ये ग्राफ अगर हम ड्रा करते हैं तो व्हाट दिस विल बी, द ग्राफ बिटवीन P एंड 1/V विल बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दो ग्राफ दिखाई दे रहा है, एक P और V का, दूसरा P और 1/V का। तो P और V का ग्राफ ये है जो कि मैं समझा भी चुका हूं, और P और 1/V का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द बॉयल्स लॉ, V प्रोपोर्शनल 1/P, यानी P इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। तो अभी एक काम करिए, वीडियो पॉज करिए, पहले इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, एक मिनट, इसमें एक और चीज देखिए, जब मैंने पीवी इक्वल टू कांस्टेंट कहा है और अभी मैंने आपको बताया था कि ये कंटेनर है, यहां पर प्रेशर और वॉल्यूम P1 V1 है, प्रेशर बढ़ाया तो पिस्टन यहां आ गया, तो प्रेशर और वॉल्यूम P2 V2 हो गए। तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, P1 इंटू V1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2। P1 V1 क्या है, इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम, और P2 V2 क्या है, फाइनल प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर नहीं चेंज होना चाहिए, अगर टेम्परेचर चेंज होगा सिस्टम का तो फिर ये चीज फुलफिल नहीं करेगी, राइट। ठीक है, लिख दे रहा हूं, आर करके लिख दे रहा हूं, आर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब आप नोट कर लीजिए, ओके, दिस इज चार्ल्स लॉ। मैंने आपको पहले बताया था कि द थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जिसकी हम स्टेट्स को प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में एक्सप्रेस कर सके। तो अभी प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम की बात आ रही है, और पिछले वाले में देखा कि 3 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनमें से एक को कांस्टेंट करें तो दो एक दूसरे से रिलेट होती हैं। जैसे बॉयल्स लॉ में गया था कि टेम्परेचर कांस्टेंट था तो प्रेशर, वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल था प्रेशर के, बॉयल्स लॉ। अभी क्या है, चार्ल्स लॉ, कहते हैं नाउ कीप प्रेशर कांस्टेंट। पिछले में टेम्परेचर कांस्टेंट था, चार्ल्स लॉ में हम लोग प्रेशर कांस्टेंट करते हैं, और प्रेशर कांस्टेंट करेंगे तो देखा यह गया कि वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वहां वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल था प्रेशर के, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट करने पर वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। That ये लिखा भी है, वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर प्रोवाइडेड दैट प्रेशर इज कांस्टेंट, दैट इज V proportional to T. Yes, at constant प्रेशर। अब इसको भी समझ सकते हैं आप ऐसे ही कि जैसे प्रेशर कांस्टेंट रखें और टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से हम पहले बता चुके हैं कि मॉलिक्यूलर एनर्जी बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, तो पिस्टन शिफ्ट करके ऊपर चला जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यानी आप जैसे जैसे हीट देंगे सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो पिस्टन ऊपर शिफ्ट करेगा, यानी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, राइट। ये आपको समझ में आ गया कि वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम एक ग्राफ खींचे बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर V एंड T, अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी टेम्परेचर बढ़ाते जाइए वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, एंड दिस विल बी द ग्राफ बिटवीन V एंड T। यहां पर V जो मेंशन कर रहा हूं दैट इज द वॉल्यूम, नॉट द वेलोसिटी, राइट। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ग्राफ इज गिवन हियर। तो अभी एक काम करिए, इसको आप क्या कह सकते हैं कि V by T इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। अब यही अगर एक गैस है, दो अलग अलग कंडीशन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, राइट। समझ में आ गया, V1 by T1 इज इक्वल टू V2 by T2। तो अभी आप इसको कंप्लीटली नोट कर लीजिए। हाँ, कंडीशन क्या है कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स,
नाउ गे-ल्यूसैक्स लॉ, पीवीटी की बात चल रही है। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट, और गे-ल्यूसैक्स लॉ में हम वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे। तो क्या देखते हैं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसको आप देख सकते हैं ऐसे करके कि वॉल्यूम कांस्टेंट यानी पिस्टन को हमने कर दिया लॉक, यानी अब पिस्टन ना तो ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है, और आप इसको हीट प्रोवाइड करिए। तो जब आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर जो गैस होगी उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा। वही बोला ना कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज P प्रोपोर्शनल T। क्या, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। या कह सकते हैं P by T इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी P1 by T1 इज इक्वल टू P2 by T2। अभी आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, हम आगे की बात बाद में करते हैं। एक एक लॉ नोट करिए, राइट। Okay, students, now I'm going to discuss the perfect gas equation. What is the perfect gas equation? Simple. The equation which gives the relation between pressure, volume and temperature. क्या? Equation which gives relation between pressure, volume and temperature T। और क्या है रिलेशन, P V is equal to nRT। This is the equation, PV is equal to nRT। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और R क्या है, गैस कांस्टेंट। R इज द गैस कांस्टेंट। तो ये हमारा परफेक्ट गैस इक्वेशन है, इसको हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। यस, दिस इज योर परफेक्ट गैस इक्वेशन, इसको आइडियल गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। तो अब हम उसको डिराइव करें, डेरिवेशन। डेरिवेशन कर रहा हूं, फॉर गिवन मास ऑफ गैस according to Boyle's law। क्या है, V प्रोपोर्शनल 1 by T। किस पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ V प्रोपोर्शनल P। और फिर अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V प्रोपोर्शनल T एट कांस्टेंट प्रेशर। ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर है और ये एट कांस्टेंट प्रेशर, तो दोनों को मिलाते हैं, देखिए क्या होता। ये क्या देगा आपको, दिस विल गिव यू V प्रोपोर्शनल T बाई कंबाइन किया 1 by P और T, तो कंबाइन करेंगे तो T by P हो जाएगा, यानी V इज इक्वल टू K T बाय P। K के लिए क्या बोलते हैं, एक कांस्टेंट लगा दे रहे हैं, नहीं ऐसे करते हैं, कांस्टेंट के कांस्टेंट इनटू T बाई P। तो अब इसको अरेंज करते हैं, तो P इधर आ जाएगा, T नीचे आ जाएगा। यहां देखिए, इसका मतलब PV बाई T इज इक्वल टू कांस्टेंट। यस, P इधर है, V नीचे कांस्टेंट, भाई प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है ना, राइट। P इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो कहते हैं फॉर 1 मोल
gas, this constant is R. ये गैस कांस्टेंट क्या है? दिस इज R और इसको बोलते हैं, अच्छा अब ये क्या हो गया? तो आ जाएगा PV इज इक्वल टू RT। क्या है ये? फॉर, इसकी जगह R रख दिया मैंने 1 मोल गैस के लिए R, एंड फॉर 1 मोल गैस, ये इक्वेशन जो है 1 मोल गैस के लिए। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, राइट? R इज योर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, मतलब कोई भी गैस ले लीजिए, अगर 1 मोल गैस है तो R की वैल्यू सभी गैस के लिए कांस्टेंट होगी, ठीक है? और इसके बाद अगर गैस हमारी n मोल है, 1 मोल की जगह n मोल, फॉर n मोल गैस इक्वेशन क्या आ जाएगा? PV इज इक्वल टू nRT, राइट? PV इज इक्वल टू nRT, n इज द नंबर ऑफ मोल्स। अब R क्या है? गैस कांस्टेंट। इसको क्या लिखेंगे? R हमारा, मैं यहां लिख रहा हूं, इस साइड में स्पेस से लिख दे रहा हूं, ये लिखता हूं, वेयर R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या बोल रहे हैं? कि कोई भी गैस ले लीजिए, सभी गैस के लिए, 1 मोल गैस के लिए, 1 मोल, इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 मोल गैस के लिए इस R की वैल्यू सारी गैसों के लिए सेम होगी। वैल्यू ऑफ दिस R विल बी कांस्टेंट, और इसीलिए हम इसको यूनिवर्सल, क्योंकि यूनिवर्सल जितनी भी गैस है सबके लिए ये फुलफिल करती है, ये वैल्यू सेम है, दैट्स व्हाई इट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्लियर? तो आपको ये समझ में आ गया? दिस इज योर परफेक्ट गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन फॉर n मोल गैस, और 1 मोल गैस होगी तो PV इज इक्वल टू RT। वीडियो पॉज करिए और पूरा नोट कर लीजिए इसको। ओके स्टूडेंट्स, आपने अभी परफेक्ट गैस इक्वेशन देख लिया। PV इज इक्वल टू RT, 1 मोल गैस के लिए, और R क्या है? गैस कांस्टेंट। तो अगर ये 1 मोल गैस की बात कर रहा हूं तो R क्या है? गैस कांस्टेंट फॉर 1 मोल, और 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n, ठीक है? n को हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। तो देयरफॉर फॉर 1 मॉलिक्यूल ये क्या हो जाएगा? R/n, n इज what? 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 1 मोल में n मॉलिक्यूल्स हैं। 1 मोल गैस में कैपिटल N मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसको हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। तो 1 मोल के लिए हमारा इक्वेशन ये है, तो 1 मोल के लिए R की वैल्यू क्या हो जाएगी? R/n, और इसको हम लोग KB बोलते हैं। R/n इज इक्वल टू KB, और KB क्या है? ध्यान दीजिएगा, इट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। KB क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये क्या है? R/n। R क्या है? गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड n क्या है? एवोगैड्रो नंबर, दैट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इन 1 मोल, एंड दैट इज आल्सो कांस्टेंट। तो R/n इज इक्वल टू KB, दैट इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको आप नोट कर लिए। दूसरी चीज, एक मैं बता रहा हूं आपको, R की वैल्यू क्या होगी? What will be the value of R? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? तो इट इज योर 8.31 जूल मोल -1 केल्विन -1। ये क्या है? दिस इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जूल। और जूल को अगर कैलोरी में करना है तो क्या करें भाई? जूल को कैलोरी में करना है तो 4.18 या 4.2 बोलते हैं से डिवाइड करते हैं।
तो अगर हम 4.18 से या 2 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स 2 आएगा ना, तो यह R इज इक्वल टू अप्रॉक्स 2 कैलोरी मोल -1 डिग्री सेल्सियस -1। तो ये R की वैल्यू मैंने आपको बता दी है, अलग अलग यूनिट्स में है, ये जूल में है और ये कैलोरी में है। अब ये जूल और कैलोरी में अंतर कैसे आ गया, तो आपको मालूम होगा कि जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 4.18 से डिवाइड करते हैं, आपको मालूम होगा। फिर यहां बता रहा हूं अलग से रिलेशन, W इज इक्वल टू JQ, यानी जूल इज इक्वल टू J इनटू कैलोरी। जूल इज इक्वल टू वर्क यूनिट जूल, J हमारा कांस्टेंट है और Q क्या है, कैलोरी, तो J इज इक्वल टू जूल अपॉन कैलोरी। यानी अगर आपको जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, कैलोरी जूल अपॉन J, और J की वैल्यू 4.2 होती है, जो मैंने आपको भी यहां पे लाने के लिए बताया। W इज इक्वल टू JQ रिलेशन है जो हमारा यूनिट चेंज करता है। इतना अपलोड करिए, फिर हम आपको इसके आगे की बात बताते हैं, दैट इज द परफेक्ट गैस। व्हाट इज द परफेक्ट गैस? इक्वेशन तो आपको मालूम हो गई ना, PV इज इक्वल टू nRT फॉर n मोल गैस। तो व्हाट विल बी द परफेक्ट गैस, वो डिस्कस करते हैं। पहले इसको कॉपी कर लीजिए। अभी क्या कर रहा हूं, आइडियल गैस बता रहा हूं। आइडियल गैस इक्वेशन तो समझ में आ गई, PV इज इक्वल टू nRT। अब आइडियल गैस क्या है, तो जब आइडियल गैस इक्वेशन एक नॉर्म्स में आ गया है तो वो गैस हमारी आइडियल गैस होगी जो आइडियल गैस इक्वेशन को पूरी तरीके से ओबे करेगी, फॉलो करेगी। दैट इज PV nRT। इस इक्वेशन को फॉलो करेगी सभी टेम्परेचर और सभी प्रेशर पर, तो वो गैस हमारी आइडियल गैस होगी। मैं बहुत पहले बता चुका हूं आपको, आइडियलिटी यानी परफेक्टनेस का कोई प्लेस है नहीं हमारे पूरे यूनिवर्स में। तो इसका मतलब हम कह तो रहे आइडियल गैस है, लेकिन ऐसी गैस अवेलेबल नहीं है। तो फिर आइडियल कंडीशन क्यों मानते हैं, आइडियल गैस क्यों मानी, आइडियल इंजन क्यों माना, जो आपको पिछले चैप्टर में बताया था, कॉर्नॉट आइडियल इंजन। ये मानते इसलिए हैं, कंसीडर इसलिए करते हैं, कि इक्वेशंस इसलिए निकालते हैं कि इससे हम रियलिटी को कंपेयर कर सकें, और उसके बाद हम देखेंगे क्या कितना परफेक्शन हमारा पाया है, एफिशिएंसी हम इंप्रूव कर सकते हैं, कहां तक कर सकते हैं, ये कंपेयर करने के लिए हमको आइडियलिटी की जरूरत पड़ती है। तो सीधे लिखा हुआ है, गैस या ओबेज आइडियल गैस इक्वेशन एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज आइडियल गैस इक्वेशन। और इसके लिए कहा गया है, साइज इज स्मॉल एंड नंबर 2, क्योंकि साइज बिल्कुल नेग्लिजिबल है, योर साइज इज कंप्लीटली नेग्लिजिबल। तो इस कंडीशन में कहते हैं कि अगर साइज नेग्लिजिबल है तो इनके बीच में कोई इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट नहीं करेगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज 0, क्योंकि साइज ही नहीं, नेग्लिजिबल साइज है मॉलिक्यूल्स का, और इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में मिनिमम है, राइट। तो अब हम अगर देखें इसमें, अगर आपसे हम बात करें कि आइडियल गैस इक्वेशन का एक ग्राफ खींचा जाए, तो आइडियल गैस का क्या आता है, आपने ग्राफ देखा होगा, P/T और वॉल्यूम, तो ये कांस्टेंट आता है ऐसे करके ना, ठीक है। आइडियल गैस का अगर हम ग्राफ खींचे, P/T और
V by T और P के बीच में, तो दिस कम्स कांस्टेंट। ये आइडियल गैस का इक्वेशन है, राइट? इक्वेशन ग्राफ है, लेकिन अगर हम रियल गैस में ग्राफ ड्रा करते हैं तो ये ग्राफ हमारा ऐसा नहीं आता है, ग्राफ हमारा डेविएशन शो करता है, देयर विल बी डेविएशन। ये तो आइडियल गैस के लिए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि कांस्टेंट बोला ना, लेकिन ये हमारा रियल गैस का ग्राफ है, तो ये हमारा कंडीशन नहीं आती है, इसलिए ये फाइनलाइज हो गया कि आइडियल गैस हमारी केवल एक हाइपोथेसिस है, जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ये कहते हुए कि इस गैस के मॉलिक्यूल्स नेग्लिजिबली स्मॉल है, यानी साइज है ही नहीं बिल्कुल, और साइज है नहीं तो फिर इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। हाँ, ये जाएंगे वॉल से टकराएंगे, उसी वेलोसिटी से वापस हो जाएंगे, इलास्टिक कोलिजन होगा इनके बीच में, वो सब कंडीशंस आगे की हैं, ठीक है? तो ये भी आप नोट कर लीजिए। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस क्या है, इस रूल को फॉलो करती है। कंडीशन क्या है, साइज इज नेग्लिजिबली स्मॉल एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एब्सेंट, ऑलमोस्ट एब्सेंट, जीरो, ठीक है? नोट करिए, फिर आगे बात करें। अभी क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस की काइनेटिक थ्योरी क्या है? इस थ्योरी को किसने दिया था? हु गेव दिस थ्योरी? तो कहते हैं द काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडियल गैस वाज concept was given by the scientist Clausius and Maxwell. Clausius and Maxwell gave the idea of the kinetic theory of an ideal gas, और इसके अकॉर्डिंगली जो सारे मैटर हैं, that all the matters are made with the help of molecules, और सारे के सारे मॉलिक्यूल्स मोशन में रहते हैं, मूव करते हैं, मतलब रेस्ट में नहीं है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, सब मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं और सबके मॉलिक्यूल्स मोशन में रहते हैं। गैस के रैंडम ऐसे मूव करते हैं, लिक्विड के पास पास मूव करते हैं, और सॉलिड के अपनी जगह पे ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं ना। लेकिन क्योंकि ये गैस की बात कर रहे हैं, तो गैस के बारे में कह रहे हैं कि ऑल द मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ मोशन, और इनकी वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पे। हमने पहले बताया था कि टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, और इस मॉलिक्यूल्स के मोशन को, यानी मॉलिक्यूलर मोशन को लेकर के हम लोग प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी एटसेट्रा कई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इसीलिए इसको हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस बोला। मैंने क्या लिखा हुआ? मैटर इज मेड ऑफ द मॉलिक्यूल्स which are in the state of motion, their velocity depends on temperature. Using this molecular motion, pressure, temperature, energy, etc. can be explained, and hence is kinetic theory of gas. और इसीलिए इस थ्योरी को kinetic theory of gas कहते हैं, और इस थ्योरी को किसने दिया था? That was the scientist Clausius and Maxwell, right? अब इसका एजम्पशन लिया गया, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का एजम्पशन, जैसे सबसे पहला पॉइंट है, ऑल गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। सभी गैसें मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई हैं। अब एक पर्टिकुलर गैस के लिए सभी मॉलिक्यूल्स का साइज इक्वल होगा। एक कोई गैस ले लिया तो उसके सभी मॉलिक्यूल्स का साइज सेम है, लेकिन अगर अलग अलग गैसेस हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स के साइज अलग अलग हो जाएंगे गैसेस के अकॉर्डिंगली। साइज नेग्लिजिबल, इसके बाद कहते हैं कि आइडियल गैस का जो साइज है वो कंपेरेबली नेग्लिजिबल है, अगर किसी से कंपेयर करेंगे तो नेग्लिजिबल है। थर्ड, रैंडम मोशन, मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में इस तरीके से मूव किया करते हैं, ठीक है, सारे मॉलिक्यूल्स। फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद मॉलिक्यूल्स कोलाइड्स, यानी एक मॉलिक्यूल जैसे मान लीजिए यहां से जा रहा है और दूसरा मॉलिक्यूल यहां है, तो यहां आके टकरा जाएगा, टकराने के बाद इधर मूव करेगा तो यहां किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा जाएगा, तो इधर भागेगा, यहां किसी से टकराएगा, इधर भागेगा तो यहां किसी से टकराएगा, यानी कोलिजन होता रहता है। रैंडम मोशन के ड्यूरेशन में मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, तो आपस में भी कोलाइड करते हैं। और दूसरी चीज, अगर किसी कंटेनर में रहते हैं तो यहां से आकर के यो वॉल से टकराएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, यहां टकराएंगे, फिर वापस यहां टकराएंगे, तो वॉल से भी कोलाइड करते रहते हैं। ये हो गया। फिर कोलिजन इज परफेक्ट इलास्टिक, कहते हैं कोलिजन हमारा
परफेक्ट इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, क्योंकि इसका मास तो साइज नेग्लिजिबल है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो जिस वेलोसिटी से जाके टकराएंगे उसी से वापस लौटेंगे। इलास्टिक में वही होता है, नो लॉस। और ऐसी कंडीशन में कहते हैं कि क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, अट्रैक्शन और रिपल्सन कुछ भी नहीं है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी होनी नहीं है, और जब पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी तो आइडियल गैस की काइनेटिक, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी केवल इसकी काइनेटिक एनर्जी ही होती है, पोटेंशियल से कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी है जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। और इसके बाद कोलिजन इज परफेक्ट इलास्टिक। फिर स्ट्रेट पाथ, आपने देखा जितने भी कोलिजन है, कोलिजन के बीच में स्ट्रेट लाइन है, पाथ ऐसा नहीं कि यहां तक रहे और यहां तक रहेंगे तो इसके बीच में ऐसे डांस करते हुए आ रहे हैं, नो डांसिंग, दे मूव इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ होता है और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं। इस एक दो कोलिजन के बीच का पाथ स्ट्रेट होगा और वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन विल रिमेन कांस्टेंट। और उसके बाद कहते हैं क्योंकि कोलिजन हो रहा है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, इसके बाद भी पूरी गैस की डेंसिटी यूनिफॉर्म रहती है, राइट। तो ये कुछ एजम्पशंस है, मैंने पॉइंट वाइज नोट कर लिया है और काइनेटिक ऑफ गैस बता दिया आपको। अब ये इस पोर्शन को मैंने समझाया, हटा दे रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, राइट। तो अभी आपका मेरा आज का लेक्चर यहां पे खत्म होता है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। रिमेनिंग इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, राइट, नोट कर लीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।